ओके रोल। रंगभूमि प्रवेश 1 अंक 1 जगह रंगभूमि पात्र किरदार कंपनी के कई अभिनेता। बिल्कुल हेड ऑन। स्टेज पे बहुत से पात्र मेकअप कर रहे हैं, दाढ़ी मूछें चिपकाने में लगे हैं, कुछ लोग मुंह पर पाउडर पोत रहे हैं, कुछ औरतों का पात्र करने वाले पुरुष 9 गज की साड़ी पहन रहे हैं, एक तंबूरे की तान कस रहे हैं, 2-3 लोग चाय पीने में मग्न हैं, एक भिक्षुक स्त्री मुंह से सिगरेट लिए खड़ी है, एक राजा माचिस से सिगरेट जला रहा है और एक ऋषि उसकी चुन्नी साफ कर रहा है। और थिएटर में अब ये कहती है कि लंदन आ गया, तो वो लंदन पब्लिक इमेजरी आ गया, लंदन आ गया। सिनेमा में यहाँ पे स्लाइड दिखानी पड़ेगी कि वो लंदन दिखाना पड़ेगा। और हर देखने वाले के हर एक के मन में अलग लंदन है। अभी हम लोग रशियन किताबें पढ़ते थे दोस्तोवस्की की, तो हमारा पीटर्सबर्ग जो होता है ना, वो अजमेर का कोई नाला होगा। वो चर्च बोलेगा तो मैं अजमेर का कोई चर्च मैंने देखा होगा तो उसको वहाँ डालूंगा। पहले वहाँ से उठाएंगे, फिर उसके बाद इमेज। वो बोलेगा कि एक ब्रिज है, तो हो सकता है कि कोई पुलिया है छोटी सी, वो मुझे मॉस्को का एक ब्रिज दिखे। हाँ, होता है। पर पिक्चर में वही मॉस्को का ब्रिज होगा। तो ये ज़्यादा जादूगरी है। क्या अपन तैयार है सब? क्या डीवीडी हो रहा है? पीछे की तरफ पर्दा आधा छूटा हुआ है और वहाँ रस्सियाँ बांधने का काम चल रहा है। कोई कुर्सी सोफा यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, कोई कालीन बिछा रहा है, 2 लोग आगे पीछे चल रहे हैं। सारांश: रंगभूमि पर सब कुछ तितर बितर है, अव्यवस्थित है, बेदकारी है। तीसरी घंटी बजती है, ड्रॉप उठता है, सब हड़बड़ा जाते हैं, पर्दा नीचे लाने को कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे कर सकते हैं ना? ये बाबा राय। तभी कंपनी के मालिक संगीत राव ऑर्केस्ट्रे के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। यात्रा की पोशाक पहने, एक हाथ में हैंडबैग है और दूसरे में ओवरकोट। पीछे हमाल होल्डोल और सूटकेस लिए हुए संगीत राव पर्दा खींचने वाले पे भड़कता है। पहला एक्टर: हमें कम से कम 10 मिनट चाहिए। संगीत राव: नेवर। दूसरा एक्टर: सूत्रधार के प्रवेश की तैयारी 5 मिनट में हो जाएगी। संगीत राव: वोंट डू। तीसरा एक्टर: थोड़ा बाकी है, तंबोरी को तार चढ़ानी है। चौथा एक्टर: 2 मिनट से ये मूछ चिपका लेता हूँ, वरना 4 लोगों के सामने मजाक बन जाएगा। संगीत राव: जरूर होना चाहिए। चौथा एक्टर: मान अपमान जो गुप्त बातें हैं वो प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। संगीत राव: बस बहुत हुआ, ऐसी कहावतें मुझे सैकड़ों आती हैं। तुम लोगों का तमाशा बने ये मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि तुम्हारा तमाशा मनो मेरा ही तमाशा होगा और हर वक्त तुम्हारा कुछ न कुछ रोना होता है। कहते हैं ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए। सभी जगह बाहर से मल पट्टी है और अंदर क्या छुपा है कौन जाने। रंगभूमि तो छोटा सा उदाहरण है, बाकी पूरे भारत में यही परिस्थिति है। क्या होगा राम जाने। दिख नहीं रहे हो अभी तुम? भाई तुम तो दुनिया देखते हो। वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। कितना पैसा ले रहा है ये? अरे क्या बोल रहा है? 700? अरे यार इतने से में 700? नहीं यार, उसको गुरुजी को इसमें बैठना था और वापस आना था मुझे बस। अरे यार तू तो लुटवा दिया यार। क्योंकि हम लोग का गुरुजी का भी बोट में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सीढ़ियों पे बैठे रहेंगे बस। बोट का कैंसिल कर दिया है हम लोगों ने, उनको सीढ़ियों पे बैठाएंगे बस। अरे तो ठीक है, कुछ दे देंगे यार। तुम आओ ऊपर, बोर्ड लगाओ, फिर डिस्कस करते हैं लाइव। अरे तो यार विचार बदल जाता है ना, दूसरी तरंग उठी थी, टेंशन हो गया है। आओ आओ, बस आगे देखो।
आइए आइए। अभी सुनाई दी? अब कितनी दूर हो? हाँ, तो अभी सुनाई दे रही है? दोनों सुनाई दे रही है। अभी कितनी दूर हो? अभी यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? अच्छा, अब क्या करें इनका? आप जानिए अब क्या करना है। अरे यार, अब इनको कुछ बोलो, क्योंकि वो हम लोगों ने तो वो कैंसिल कर दिया, वो उसमें नहीं करेंगे अभी। So you'll have to give something. Means I don't know what to do. पर तुमने कितने टाइम के लिए बुलाया था इसका? I called him for 2 hours. 2 hours नहीं, इनको बोला छोटे भैया कैंसिल हो गया, अभी आप जाओ, इनको बुलाओ इधर इधर। अच्छा भैया, आप फिल्म डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिए। इसमें जो सबसे मुख्य बात जो आई है कि उनकी जन्म कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह हैं वो है जैसे मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र। तो इससे जैसे मंगल के बलवान होने से आदमी बहुत पराक्रमी, मनस्वी किंतु क्रोधी बन जाता है जी, और कुछ चंचलता भी स्वभाव में आती है। किसी एक कार्य में बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहता है व्यक्ति जी, किंतु चूंकि मंगल बहुत उच्च हैं, शुभ हैं, इसलिए वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं रहता है। यदि क्रोध भी करता है तो किसी अच्छे कारण से जी। और सूर्य के माने बहुत बलवान उच्च के होने से स्वभाव में कुछ क्रोध तो रहता है किंतु आदमी बहुत कर्मठ रहता है जी। और उसमें बहुत अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, दूसरे की नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, ये एक स्वभाव बन जाता है। किंतु शुक्र भी उनका उच्च में है, पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और उच्च के हैं। पंचम भाव कला, सिनेमा, बुद्धि इत्यादि का भाव होता है, बहुत बलवान है, इसलिए संख्या काफ़ी रही है संतान की। तो संबंध क्या रहा होगा संतानों के साथ इनका? संतान के साथ शुक्र और बृहस्पति का चूँकि अधिक प्रभाव है इसलिए संबंध तो अच्छा ही रहा है, लेकिन बृहस्पति के साथ वो अष्टमेय से बुध बैठ गए हैं, इसलिए बुध के कारण से एकाध संतान से इनका संबंध बहुत खराब। और वो चूँकि बृहस्पति के साथ बैठे हैं इसलिए कम से कम 1-2 पुत्र के साथ इनका संबंध ठीक नहीं रहा और शीश के साथ बहुत अच्छा रहा है। This journey is what Phalke's family must have also taken when they went to Banaras. We were trying to imagine how they would react in this ready space that we are sitting in this train. I don't have a story, but I have a few themes that I thought could be developed into a story. One of them is like how Dada Saheb Phalke is always trying to pursue his immortality, sort of. That's why he sort of hyperbolizes these events for his kids, so that he feels that immortality and everything is sort of more beautiful all of a sudden. I clearly found a connection between that and films and Dada Saheb Phalke. So, and he struggled to immortalize his work thereby himself. Considering this fact that it was made and the person who made it fell, but what was made is still there. Right. So yeah, there is that eternal cycle that's still going on. So you can even choose to do that when you're taking a story. Like you'll see elements and you'll see things. Yeah. Can you work? And it's also through observation. No, it's a mixed thing. These are elements that give us some feeling. Flowers and bees and clouds. Yeah. So to build on the feelings that they give us and to find an expression. No? How do you define art? Art is something that comes out of you.
उस हिसाब से डिज़ाइन आएगा, वहाँ पर डिज़ाइन आएगा। दादा फाल्के की जीवनी है ना, वो एक कलाकार की जीवनी जैसे होनी चाहिए उसी टाइप की है, जैसे ऑस्कर वाइल्ड की है, फाल्के की, ये सब इन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल ही एक्सपेरिमेंटल था। ये लोग लकीर के फकीर नहीं थे और किसी कैरियर से फिक्स होकर नहीं रहे। तो आर्ट जो है वो है कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग। आर्ट को यदि हम लोग यदि डिफाइन करेंगे तो पहले फीलिंग को डिफाइन करना पड़ेगा, फीलिंग किसे कहते हैं। यदि आप आर्ट को डिजाइन करते हैं तो पहले फीलिंग को डिजाइन कीजिए। फीलिंग की डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं है, थॉट की डिजाइनिंग पॉसिबल है, लॉजिकल थिंकिंग की डिजाइनिंग पॉसिबल है, लेकिन फीलिंग की डिजाइनिंग इम्पॉसिबल। वो तो स्पॉन्टेनियस। हाँ, पर फीलिंग को कम्युनिकेट कैसे करते हो उसका तो चाहिए, एक मीडियम चाहिए। कम्युनिकेट तो हर प्रकार से कर सकते हैं, कहीं लोग साउंड के माध्यम से करते हैं, तो कहीं लोग ये साइलेंट फिल्म के माध्यम से करते हैं, केवल जेस्चर एक्सप्रेशन ये सब की भी लैंग्वेज होती है, आउट ऑफ सिलेबस है ये सब। इट मस्ट नॉट हैव फिक्स्ड कंटूर्स, whether it is a symbol or a sound, some song, some statement or some picture. It should have various modes of interpretations in terms of logical thought or in terms of feelings also. In the words of Nietzsche, it is called mysterious erosion of contour. The borderlines should be hazy, so as to allow various types of feelings and various types of interpretations from the same scene. ये करीब 5 माइक्रोन की साइज का ये वो होगा सेक्शन, एंड देन यू कैन सी, देन यू स्टे इन इट। लंबा प्रोसीजर, वो भी इट इज अ टीडियस लॉन्ग जर्नी। मगर है एक सच्चाई कि एक विचित्र शहर है। दादा साहब जैसे हैसियत जो उस समय कॉन्टेम्पररी स्टेज में, कॉन्टेम्पररी फिल्म इंडस्ट्री में he was the champion, foremost, footprint. वो बनारस आते हैं तो लगभग 2 साल he is just out of circuit. क्या खाते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, उनको क्या पसंद था, लोकल लोगों के साथ कितना वो मिले, कितने उनके मित्र थे, भांग खाते थे कि नहीं, कुछ भी ढूंढ के आपको नहीं मिलेगा। There were 4 friends, the great musician of Kirloskar Music Company, Master Manohar Barve, Kirloskar Company's owner Shankar Babuji Majumdar, Professor Ganpat Rao, and the famous story writer Narayan Hari Apte. They would sit for hours at Falke's place and discuss art. He started writing a play on his own life. इन लोगों के साथ दादा साहब का कोई ट्रांजैक्शन तो पता नहीं। मदन के साथ था, मदन राव के साथ रहा। Then he must have been to Calcutta. घूमते फाल्के जी हिंदुस्तान भर में थे, बर्मा भी गए, लंका भी गए, अफ्रीका भी गए, क्योंकि ये खुद अपनी फिल्में ले जाकर दिखाते थे। कलकत्ता में उनके बारे में एक स्पीच भी है कि इन्होंने गांधी जी को बोला था कि आपको फिल्में इतनी पसंद नहीं है, पर एक दिन आएगा जब आप पे फिल्म बनाई जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा था। 2-3 नाम है कलकत्ता के जो इनको मिलने आए थे बनारस। जब ये यहाँ आए तो एक कोलेट करके थे, तो संदेश करके अखबार निकलता था महाराष्ट्र में, तो वो उनको यहाँ मिलने आए, तो बोले कि इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने आए और उनको बोला कि आपका चाहिए हमको इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि देखिए सिनेमा जो है भले हमारी सृष्टि हो पर हम उसके लिए मर चुके हैं। तो उन्होंने अखबार में हेडलाइन छाप दी कि फाल्के इज डेड। तो ये खबर बहुत फैल गई थी कि फाल्के इज डेड, बहुत स्कैंडल हो गया था ये। तो फिर लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो ऐसे ही बोला था कि उन्होंने सिनेमा से संन्यास लिया है और ये थिएटर में चले गए, और ये बोल रहे कि जैसा मैंने काम फिल्मों में किया था उसी स्टैंडर्ड का मैं काम जो है थिएटर में करूँगा, जैसा मैंने सिनेमा में किया था। एक नई सृष्टि की रचना करूँगा। इनको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि बेसिकली वो फोक फॉर्मेट ऑफ ड्रामा से निकले हुए टैलेंट। जी फोक फॉर्मेट में फ़ायदा क्या है, जो वहीं से शुरू करता है वो अपने माटी को कभी नहीं छोड़ता है। पुराण मिट्टे वरना साधु सर्वम, हर पुराना ही अच्छा नहीं होता है, हर नया भी अच्छा नहीं होता है। अक्लमंद आदमी
पुराने के बेहतरों के साथ नए बेहतरियों को जोड़कर तृतीय पथ निकालता है, जो यूरोप ने समझा बहुत साल बाद, थीसिस एंटीथीसिस मेक्स सिंथेसिस। ये उन लोगों की 15th सेंचुरी की आइडिया है, हम तो 2000 साल से सोच रहे हैं। तो फाल्के हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट फ्लैग बेयरर ऑफ दिस फिलोसफी। इस नजरिया से उनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का एकमात्र जरिया है उनके नाटक। रंगमंडली है ना, उनका चित्र, ये फाल्के हैं। ये सर ये फाल्के का फोटो प्रिंट आउट लेने का है ना? हाँ निकाल। ये उनका रंगभूमि का थिएटर ग्रुप। अलग इधर किधर फाल्के? फाल्के ये रहे। करेक्ट, देव। ओके नेक्स्ट। सर ये वाला निकालना है? हाँ निकालो। तिलक। पढ़ो क्या लिखा है। Rangbhoomi and had almost completed it when Lokmanya Tilak, who had come to Banaras around May 1920, listened attentively to some sense of his drama and enjoyed them. He also saw the stage model. Tilak promised all assistance for building the stage as per the model and to arrange for the drama to be played there. Unfortunately, Tilak died soon thereafter, but Falke went through with the drama. किस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, कैसे हमारे से हाँ ये निकाल। जो ये पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें भी यही है कि वो राजा हरिश्चंद्र जो है ना, बनारस आ गए थे सब संसार छोड़ के और त्याग करके। तो जब यहाँ आए थे तो बड़ी अजीब अजीब बातें हुई, तो इन्होंने यहाँ एक नाटक बनाने का, लिखने का और मंचन करने का एक निर्णय लिया। तो अभी उसमें आप पढ़िए। काशीवासात असताना नवीन संशोधनाच्या भक्तीने रंगभूमी नाटक लिहिले आणि माझ्या नव्या योजनांच्या नवीन नाटकगृहाचे मॉडल बनवले। तो अनुवाद कर रहे थे उसके साथ में। हाँ ठीक है, मतलब काशीवास में रहते हुए नवीन संशोधनाच्या भक्ति में मतलब अपनी नई जो खोज और वो सब चल रही थी उनकी, उसमें उन्होंने रंगभूमि नाटक लिखा। दादांनी रंगभूमी नाटक 2 महिन्यात लिहून काढले। अच्छा 2 महीने में लिख के ख़त्म कर लिया उन्होंने। या लेखांच्या कामात श्री इनका जो नाम है क्या है, नारायण हरी आपटे जी यांचे बरेच सहाय्य दादांना झाले। अच्छा, वो सह लेखन में और सारे आइडिया वगैरह में नारायण हरी आपटे जो थे वो उनके साथ मदद कर रहे थे। कंप्यूटर है सर्च द माधुरी मोटवानी। पैसा लेना
पानी थोड़ा सा करो, तो पानी। आप लोगों को मिला है कि बनारस में वो कम से कम किस लोकेलिटी में थे या कहाँ थे? हाँ। कोई क्लू मिला? नारायण हरि आपटे का एक लेख इनको मिला है, इनको कमल स्वरूप जी को। अच्छा। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि दुर्गा घाट पर हम लोग रहते थे, पर दुर्गा घाट पे कहाँ और नारायण हरि आपटे कहाँ पर, वहाँ पर उनका निवास कहाँ था, या नारायण हरि आपटे से जो कि दादा साहब फाल्के के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारा महाराष्ट्र समाज पूरा यहीं पर रहता है इस मोहल्ले में, तो शायद नारायण हरि आपटे के बारे में उनको से ही माध्यम से उनको ये मिल जाए, तो इसीलिए ये लोग ढूंढ रहे हैं सब चीज़ें। अब ऐसा है कि शायद तुमको कुछ क्लू मिल सके, तो तुम उनसे बात करो, किससे? जगन्नाथ शास्त्री तेलंग से। शायद तुम्हारी मम्मी बताओ ना, तुम्हारी माँ को मालूम हो। हाँ। मतलब लोके एग्जैक्टली। हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके पास पुराने अखबारों के कटिंग्स हैं, शायद वो कटिंग्स अभी उन्होंने जो संभाल करके रखी हैं, उन कटिंग्स को अगर देख पाओ तो शायद तुम्हें इसके बारे में और जानकारी क्लू मिल सकता है। मतलब दादा साहब फाल्के के बारे में उस समय का मिल सकता है। ये मैं नहीं कह सकता, शायद नारायण हरि आपटे के बारे में शायद मिल सकता है। ये और उस क्लू को लेकर के आगे बढ़ोगे तो शायद फाल्के तक पहुंच सके, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि कोई तुम्हें बतलाने के पोजीशन में होगा, क्योंकि अब पुराने लोगों में से अब कोई है नहीं। यही कहीं है। तेलंग जी का भैया कहाँ घर है मालूम है? तेलंग जी नहीं मालूम? तेलंग जी का घर मालूम है? यही है। जगन्नाथ शास्त्री घर पे हैं अभी? दादा है? आए घरी ये बोला ऐसे होता है। तो अब दादा साहब फाल्के के लिए के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो 19 अब वहाँ से फिल्म से अपना सब छोड़ करके बनारस में शांतिवास काशीवास के लिए आ गए थे। पर नारायण हरि आपटे जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है हमारा, हरिनारायण आपटे। वो हाँ, वो अपने आप को नारायण हरि आपटे ही लिखा हुआ है उसमें, बार बार ना आपटे लिखा हुआ है। ऐसा करिए, ठीक करिए, संशोधन करिएगा। हाँ, तो हरिनारायण हरिनारायण आपटे उपन्यासकार अच्छे थे महाराज। हाँ, तो वो साहित्यकार उनके बारे में अब उनका परिवार यहाँ पर है या नहीं है, या उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो? अब ऐसा है कि यहाँ पर जो एक आपके जो इसमें रहते हैं आंगरेवाड़ा में, तो उनको जानकारी होगी। आपके तो वही मुझे जानकारी है, उनको क्या जानकारी है मैं नहीं जानता। ठीक है। और जहाँ तक आप साहित्य की बात करते हैं, उस समय मराठी पत्रिकाएं एक चित्रमय जगत आता था और एक कर्मणुक आता था। तो कर्मणुक और चित्रमय जगत, इन पत्रिकाओं में उनके लेख होते थे, और मेरे पास कम से कम 4-5 वर्षों के पूरे रिकॉर्ड था। हुआ क्या, आज से कुछ वर्षों पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, हमारा जो घर पानी में कुछ ऐसा नीचे आपका वाटरफॉल्स नीचे चलने लगे ड्रेनेज में, वो पूरा वो हमारी ग्रंथ संपत्ति उसमें बहुत नष्ट हो गई। और बाद में कुछ जो बचा तो कुछ मैंने सांगवी विद्यालय को दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर मिल सकता है आपके
नागरिक पिचानी में, नागरिक पिचानी समाज, नागरिक पिचानी मिलेगा आपको। हरियाणा रावटे जी का कुछ। हाँ, मैं कुछ साहित्य हूँ पर क्या मिलेगा आप नहीं कह सकते। सबसे पहले अखबार आपका आज है, सन 20 का है, वहाँ 49 आज का, आज का। तो पहली जो फाइल होगी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको साहित्य में सन 47 का 5-1000 उन्होंने अपना खर्च किया, खर्च करके पुरानी फाइलें निकलवाई। तो सबसे पहली फाइल निकलवाई है सन 20 के आसपास की, और दादा साहब फाल्के का जहाँ आ रहा है संबंध, वहाँ से चलिए। तो इसमें क्या होगा, उसमें मेरे एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, तो सत्य हरिश्चंद्र के एडवर्टाइजमेंट्स कुछ होंगे, लेकिन मेरे को बताओ तरीका यह है, तो उसमें सिनेमा में खरीदने तो गए होंगे, उसमें एडवर्टाइजमेंट का क्या आकार था देखिए, है ना। सही बात है। तो निश्चित रूप से कुछ अखबारों में एडवर्टाइजमेंट होंगे, वहाँ जाए पकड़ सकते हैं आप चलिए ना, क्योंकि ये देखिए 1920 में जो है ये हमने हमारी रिसर्च की मतलब पूरी किताब है। अरे बहुत सा रिसर्च हो रहा है, कितने लोग आए, कितने लोग अब यहाँ पर इजाजत नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन ये फाड़ के एकदम रखी है, इनमें से कुछ जो चीजें हैं ना ये आपके अखबार से हैं। भाई ये फाड़ दिए हैं तो हम नहीं कर सकते इसको। आप तो फाड़ेंगे थोड़ी आपके यहाँ। नहीं, आप कहती है ना फाड़ देते हैं तो उसका मुंह भिजोड़ देते हैं कि हमारा नहीं हुआ, चले जाएंगे मुंह लटका करके, और हम तो खत्म हो गए। मतलब सारी फाइल हमारी खराब कर देते हैं लोग। ऐसा मतलब रिसर्च करने वाले यही करते हैं। नहीं ऐसा हम नहीं तो हम कैसे आपको आश्वासन आप नागरिक पिचानी में वहाँ फाइल रखी हुई है, आप वहाँ देख लीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो हम करा देंगे। ठीक है, हमें दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं, देखिए। अरे बाबा, अरे इसमें कौन सा हम दिखाया? अरे बाबा, इनमें ज्यादा पुराने कौन से कमरे में है? ये क्या है जो ये जो बाइंड करी है? वही अखबार है सर। तो ये कब के होंगे? ओरिएंटल न्यू सिनेमा बनारस, रात की हमें, अरे बाबा ये तो थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए हम लेते चलिए हम बाहर। ये हम 1935 के आसपास की और कोई होगी फाइल इधर? अरे है तो बहुत सा, कितना हम निकालें? ये गिरेगा इसलिए वहाँ रख रहे हैं। ये देखिए ना, इसका बैलेंस जाएगा तो। और ये जो पहले के संभाले हैं ये किन्होंने संभाले हैं? उस समय तो कुछ नहीं रहा, हमारे आने के बाद ये सब बना। तो ये सब आपने किया है? इसमें केवल हिंदू कैलेंडर दिया है। आज गुरुवार 2 सौर चैत्र। किर्लोस्कर संगीत नाटक मंडली के लिए खास बनाए हुए श्री विश्वनाथ थिएटर, तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, थिएटर में गुरुवार 14 अप्रैल रात को 9 बजे से ठीक ज्ञान दीपक यानी दानी मयूर ध्वज का मशहूर तमाशा हिंदी भाषा में दिखलाया जाएगा। स्थान गोदोलिया चौमुहानी। 9:30 बजे जया खेल, नया खेल, भगवान तिलक वाह That was such a coincidence. क्या बात है। तो किर्लोस्कर तो फाल्के के खास मतलब कोलैबोरेटर समझो थे यहाँ पे। किर्लोस्कर संगीत नाटक मंडली भक्त ध्रुव, तो इसका मतलब इनकी बड़ी कंपनी थी। किर्लोस्कर का मशहूर तमाशा हिंदी भाषा में दिखलाया जाएगा। जिक्र है ना इसका किर्लोस्कर के 1922 हो गया ना ये थोड़े।
नाचघर किधर है इसमें? ये नाचघर का ही तो लेआउट है। देखिए इसमें 2 हॉल हैं जी। एक ये बड़ा हॉल देख रहे हैं आप जी। और एक हॉल ये है। ठीक है, दो हॉल, एक हॉल है 30 बाई 60 का है ना, और एक हॉल है 30 बाई 22 ऐसे करके है। हाँ। और इसी में देखिए ये थिएटर का पोर्शन है हॉल नंबर 2 में, जहाँ पर स्टेज था, है ना, और इधर देखिए सब रूम्स है। इसका नाम इसलिए असेंबली हाँ, रूम्स correct. एंड थिएटर। These are assembly rooms and this is theater. ओ क्लब कम थिएटर। Club कम theater. खाली हॉल की ले ली। नहीं गवर्नमेंट का लेट? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का लेटर। आपको जो बात करनी है फिर मेरे हस्बैंड रहेंगे, सुबह आप बात कर लीजिएगा। वो सुबह आते हैं? सुबह रहेंगे, सुबह रहते हम हैं, लोग बजे तक। जा रहे हैं फिर। नहीं सर, देखिए जो चीज़ नहीं कर सकते नहीं। एक फोटो ज़्यादा है। एक नहीं सॉरी सर, हम देखिए प्लीज़। आइए। बड़ा अच्छा घर है। सुंदर। अरे ये इसको लिखा वहाँ से पोलैंड से एक यात्री आया था, तो देख करके बहुत खुश हुआ कि इतना खूबसूरत थिएटर ये है, और किसी भी पैमाने पर ये यूरोप के किसी थिएटर के से टक्कर दे सकता है। दीवार बनाई है ना, एक्चुअली ये जो स्पेस तो वैसा ही था, हॉल और साइड के कमरे। ये कमरे थे। ये हमारे ख्याल से ग्रीन रूम रहा होगा। अरे क्या पूरे चारों तरफ तो है कमरे। तो ये स्टेज के पीछे है ना, इसलिए इसको ग्रीन रूम बनाया होगा। पूरा ये जो है अरे ये रोमांटिक रोमांटिक जगह है। रोमांटिक माने आई लिव्ड रोमांटिक लाइफ जब मैंने पहली बार इसको डिस्कवर किया कि किस तरह से इसमें होता होगा, माने दैट वाज ए ग्रेट एक्साइटमेंट। माधुरी पत्थर फाड़ कर फेंक देती है, हम कुछ और बातें करें या तो भगवान का नाम लेते हैं। अनुराग, आप पति पत्नी दोनों धन्य हैं। संगीत राव, इस प्रशंसा से मैं नहीं पिघलूंगा पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके। माधुरी, अनुराग, तुम्हारे इस मीठे बोलने से मेरा कोई समाधान नहीं होगा। मेरे अंदर पत्र का लेखक आवाज़ कर रहा है, मेरा बदन जल रहा है। अनुराग, माधुरी, तुम दोनों को मैं भयंकर सजा सुनाने वाला हूँ। अनुराग, आप मेरी दोस्ती से हमेशा के लिए बंध गए हैं, सो मेरे घर रहने की सज़ा मैं आपको देता हूँ। और सद्गुणों वाली मंजीरी, माधुरी, अनुराग पर बंधुभाव से प्रेम करने का पाप करने के लिए मैं तुम्हें कठोर सजा सुनाता हूँ। जाओ रसोई में जाकर शीरा पूरी खाने की योजना करो। अनुराग, माधुरी एक दूसरे की तरफ हंसी खुशी से देखते हैं। इस सज़ा में कोई कमी नहीं होगी। क्या कहूँ, पूरब का सूरज पश्चिम से होगा, पर मेरा भाषण झूठा नहीं होगा। तीसरे चौथे माले के दर्शकों को तक ये शब्द न पहुँचे, पर मेरे शब्द झूठे नहीं हैं। कुर्सियों की 2 लाइनों में औरतों के आबरू बचाकर चलने तक की जगह होगी, पर मेरी वाणी झूठ नहीं बोलेगी। थिएटर के बाहर शौच की बदबू आना बंद होगा, पर मेरे कहे शब्द असत्य नहीं होंगे। जिले के लिए ली हुई नाटक की परमिशन तालुका लेवल पर चलेगी, पर मेरी दी हुई सज़ा कम नहीं होगी। हाँ चलिए, शिरापुरी की ये सज़ा काटने के लिए रुकिए। अनुराग, माधुरी, ये ड्रामेटिक सिचुएशन इतनी अच्छी तरह से बनी है कि हम एक टैब्लो बनाते हैं। माधुरी, तुम पहले जैसे घबरा कर खड़ी रहो। अनुराग, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो। मैं दांत होठ चबाकर क्रोध से आपकी तरफ देखूंगा। ये जगह छोड़िए मत, हिलिए मत, जैसे मोम का बुत।
अजी फोकस वाले, हम पर इतना स्ट्रांग फोकस डालिए कि अस्पताल के मरीजों के आगे अलग अलग तरह की कांच लगाओ, यानी हमारे चेहरे भूत पिशाच जैसे दिखेंगे। हरी कांच लगाइए मतलब हम जिंदा लाश लगेंगे, पीली लगाइए तो हमें पी लिया हुआ है, ऐसा दर्शकों को लगे। बाबा रे, ये आज के स्टेज का सौंदर्य है, दर्शकों के लिए की गई रचना है। ये काबिल दर्शकों का इसका स्वागत करेंगे। रंगभूमि का ये रंग बिरंगा खेल देखकर रसिकों को तालियां बजाने का अधिक जोश चढ़ेगा। अब बस बिजली की तारों का झटका ऑडियंस के हाथ में छोड़ दीजिए। अजी फोकस वाले, फोकस 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 कीजिए। बंगलो नंबर 25 AB ओल्ड नाच घर। अरे मोर! हाँ, मोर आके बैठता है बराबर। हाँ, एकदम सेंटर पे बैठता है, ऊपर टॉप पे। नाच घर में तो मोर नहीं होगा तो और कौन होगा, है ना? ये तो दर्शन दे दिए उसने। बड़ी बड़ी दिव्य जगह है कि तो दर्शन दे दर्शन देते हैं। दर्शन दे दिए मोर ने यहाँ। नाच घर यही है मतलब। मोर माने भगवान कृष्ण, मोर पंख। अभी डांस भी करते हुए क्या पता, डांस भी करते हुए। मंदिर में तो उठ के कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग नचवा दे यार। तो ये हुआ कि ब्रह्मदेव की कुशलता पर बाहरी दुनिया का विपरीत नजर पड़ी और उनका महत्व बढ़ने लगा। तब हरिहर ने, उनके प्रशंसकों ने एक अजीब पैतरा अपनाकर ब्रह्म को रोकने का प्रयत्न किया। उन पर भयंकर आरोप लगाए गए, कन्यागमन, झूठी गवाही और कई आरोपों का सिलसिलों को जोड़कर एक पौराणिक मुकदमा रचा गया। गवाह न मिलने पर पशुओं से गवाही कहलवाई। खुद दोनों हरिहर न्यासन पर बैठे और न्याय का फोर्स बनकर निर्णय दिया गया। उस दिन से कर्मवीर ब्रह्मदेव की पूजा हिंदुस्तान में बंद। यही नहीं, ब्रह्म के 5 मुखों से एक छांट देने की एक एक्स्ट्रा सजा सुनाई दी गई। ऐसी योजना करके बेचारे ब्रह्मदेव को अपूज्य साबित कर हरिहर और उनके प्रशंसकों ने ब्रह्मा जैसे क्रिएटिव एलिमेंट को दूर किया। धर्म संस्कृति के लिए बहुत लोग आते हैं, किसी लिए आते हैं काशी बनारस में क्या देखने के लिए आते हैं। इनसे पूछो पब्लिक से क्या देखने के लिए यहाँ आए हैं। धर्म और धर्म तो देखने के लिए सभी धर्म देख रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या खास बात, किस लिए आए हैं आप यहाँ, क्या कारण है आपका, क्या मकसद है यहाँ पर त्रिशूल के अंदर में, इस काशी वाराणसी के अंदर। गंगा जी त्रिशूल के ऊपर, तो गंगा जी तो सारी दुनिया को पता त्रिशूल के ऊपर में है, तो पूरी सृष्टि के ऊपर में है। ये एक नाभि है, पूरे भारत विश्व की ये नाभि है, नाभि ये नाभि है, ये भूगोल है। मेन द्वार ये है शिव जी का, 3 ही द्वार बताए गए हैं, पुष्कर द्वार, गंगा द्वार और ये लास्ट द्वार काशी वाराणसी का। पुष्कर जी जाते हो? हाँ जी, वो ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा ने कई बार झूठ बोला, जब भी मुंडी उड़ा दिया उसका। तो ब्रह्मा का भी सहस्त्र पूजा होती, सहस्त्र नामों का नाम है, सहस्त्र नाम है। जितने भगवान के सहस्त्र नाम है उतने उसके सहस्त्र नाम है। तो ऐसे मुंडी क्यों उड़ाई? मुंडी झूठ बोलने के ऊपर में उड़ाया। क्या झूठ बोला? संध्या के ऊपर। संध्या पुत्री समझते हो आपकी लड़की है, आप अपनी लड़की के ऊपर में दिव्य दृष्टि डालेंगे, उल्टी नीयत डालेंगे, तो उसका भुगतान कौन भरेगा? आप अपने पुत्र जो है, आपकी पुत्री को जन्म दिया है आपने, अपनी पुत्री के ऊपर में आप नियत खोटी करेंगे तो इसका भगवान कौन भुगतान भरेगा? तो आरोप किसने लगाया? आरोप भगवान शंकर है। और बटुक जी? बटुक जी तो बटुक जी हैं, उन्होंने ही तो काटा ना। वो तो दक्ष प्रजापति को मारा था, हिंकारा था, जब सती उसमें वियोग में घुस गई थी। पति की निंदा नहीं सुना जाता है। सबको आमंत्रण दिया, आपको आमंत्रण दिया, विष्णु को आमंत्रण दिया, सभी को आमंत्रण दिया कि भाई नागेंद्र सभी आना खाने पर वो ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ को पकड़ लिया था बटुक जी के। हाँ, अपनी जटा के फटकार के इनको निकाल के मारा।
जाओ काली जितना है जिसने जिसने शिव प्रेम सुना है वो सबका विध्वंस कर दिया जाए, कोई बचना नहीं चाहिए। क्या ब्रह्मदेव की प्रशंसा? आश्चर्य है। आश्चर्य? आश्चर्य की क्या बात है? सच पूछोगी तो आज ब्रह्मदेव की प्रशंसा ही करनी चाहिए। उस विश्वकर्मा क्रिएटिव इन्वेंटर को प्रसन्न करें। महादेव, विष्णु, देवा, गणपति, दत्तात्रेय, इन सब को छोड़कर आप ब्रह्मा की प्रशंसा करना थोड़ा चमत्कारी है ना? चमत्कारी? ब्रह्मदेव की प्रशंसा चमत्कारी? प्रिया, इस मूर्ख विचार से ही हमारा ध्यान सही नहीं है। इसलिए तो पहनने का कपड़ा और पेट भर खाना महंगा हो गया है। प्रिया, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना अभी उचित नहीं। मैंने इस विषय पर स्वतंत्र नाट्य रचना करने का सोचा है। फिलहाल इतना समझ लो कि ब्रह्मदेव का हिंदुस्तान लौटना निश्चित है। सच है प्रोफेसर साहब। दुख की बात यह है कि ऐसे क्रिएटिव, इन्वेंटिव, पावरफुल, ओरिजिनल लोगों की भारत से छुट्टी कर मुक्तखोरों का राज चल रहा है। इन कर्मवीरों पर छुरा रखकर कब गला काट देंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसी दयाजनक स्थिति है कि क्या बताएं। और ये जब तक रहेगी तब तक सैकड़ों ब्रह्मदेव हिंदुस्तान में कैसे आएंगे? बड़े कल्पनाशील लोग थे ये, आप देख लीजिए, शुरू से आखिर तक इन्होंने स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, क्या क्या नहीं किया। अच्छा, बनारस में एक बड़ी विचित्र बात है, ये जरा सा पुस्तक दीजिए, आपको घाट के बारे में बताएं। बनारस के मोहल्ले ऐसे ही रेडियल, ये लंबे मोहल्ले होते हैं। यूं मूव करिएगा तो फटाफट एक मोहल्ले बदलते जाएंगे, लेकिन ये लंबे इस तरह। ऑल रोड लीड टू गंगा। हाँ, बहुत पुराने नहीं है बनारस के घाट। मणिकर्णिका का जो शिलालेख है वो 600 साल बताता है पुराना। एक तरफ मगध, एक तरफ अवध और बीच में काशी जनपद। जब मगध के राजकुमार की शादी अवध की राजकुमारी से होती है, दहेज में काशी, उल्टा होता था तो अवध को दे दिया जाता। ये बहुत साल तक इधर उधर फेंका जाता है, मगर यहाँ के ब्राह्मणों ने बड़ी अद्भुत ढंग से यहाँ की महत्ता बनाई। सारे, एक तो सारे देश की जितने तीर्थ हैं सब यहाँ स्थापित थे। देवी देवता, आप मद्रास का कोई देवता का नाम लीजिए या पंजाब का, सब यहाँ मिल जाएंगे। और दूसरा, यहाँ का जो धर्म था, पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व था। माने अगर आप दूसरी शताब्दी, सेकंड BC की मुद्राएं देखें तो यहाँ पाठशालाएं बहुत थी, गुरुकुल बहुत थे। ये है ब्रह्मा घाट। ये ब्रह्मा घाट है, तो ये इसी के बगल में आपको जाने का विचार है। नाम महादेव था, मतलब महादेव और बनारस। महादेव की उस समय उम्र होगी करीब 12 वर्ष की। तो महादेव जा रहे थे और सनस्ट्रोक होके उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको घर लाए, फिर उनको अंत्येष्टि करने के लिए वहाँ घाट पे ले गए थे, हरिश्चंद्र घाट पे। तो वहाँ जला वला के उधर अपना मातम मना रहे थे। तो ये जो है ना सब त्याग करके आए हुए थे, नासिक और ये और फिल्म इंडस्ट्री, और जाके संन्यास ले लिया था राजा हरिश्चंद्र की तरह। ये जो बनारस में सब छोड़ छाड़ के आए हुए थे, तो वो उनको मना रहे थे कि अब चलो तो सही। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सारे बच्चे जो हैं उनको, वो खड़े थे तो ये बड़े क्रोधित थे, तो वो उठे, उन्होंने अपनी जो धोती है वो फाड़ी, उसको जलाया चिता की आग से। उसकी राख जो है वो लेके उस राख को उन बच्चों के इर्द चारों तरफ उन्होंने घेरा बनाया और बोले कि तुम मेरे लिए मृत हो, मैं सबके लिए मृत हूँ। फिल्म फास्ट चलती थी, जल्दी बस राजपाट वापस हो जाएगा। देख लिए 100 साल पुरानी फिल्म देख लिया आपने आज। आपसे भी पुरानी उम्र है, हमसे भी पुरानी। हम तो इतने पुराने हो नहीं पाएंगे शायद। ऐसा मत कहिए, आजकल कौन हो पाता है? हो भी जाता है, होते भी हैं।
मैंने इसी एरिया में देखे, जब मैं नई नई आई थी तो एक गुड़िया थी। दादी है ना ये? दादी 100 से ऊपर है ना? कौन सी दादी? ये नहीं 100 से ऊपर। 100 से ऊपर कौन है? अंदर कमरे में हम 100 से ऊपर रहते हैं। 100 से ऊपर है? हाँ तब का वही बूढ़ा बाबा है, कोई है कमरा। बात करते हो? क्यों नहीं? हाँ करते हैं। करते पकड़ के कोई ले आएगा तो करेंगे। मतलब कालिया मर्दन ये पूरा पिक्चर है, देखिए ये इसमें मजा आ जाएगा आपको, इसमें मजा आ जाएगा। ये उनकी छोटी बच्ची थी मंदाकिनी, तो ये 1912 में पैदा हुई है, तो इस समय उनकी उम्र होगी 5 साल की। तो पहले उनको असली रूप दिखाया। अभी है वो जिंदगी? नहीं, उनकी मृत्यु 1992 में हुई। ये आज का युग, वो प्राचीन युग, वो बड़ा, ये अपना टीवी। तो ये जैसी आप पढ़ते हो, तो ये जैसे फाल्के जी ने कल्पना की, ऐसी कल्पना आपके बिल्कुल दिमाग में आता है, मन में ऐसी हाँ वही चीज आती है। आप कोई भी चीज करिए, मतलब जो आप देख रहे हो वही मन में थी क्या? बिल्कुल मन में आती है। ये कन्हैया ऐसा था, ऐसे जमुना जी थी, वो जो सब पढ़ते जाएगा दिमाग में आते जाएगा। भले वो सीन जरा कुछ अलग हो जाए थोड़ा बहुत। आपकी नदी अलग होगी, हाँ, दूसरे की नदी अलग हाँ, वो जमुना जी होगी, हम लोगों ने जो देखा वो नदी आ जाती सामने। आपकी गोदावरी होगी, नदी तो नदी। तो ये कहाँ का नीलकंठ अगर 14 का है, ये सीन कहाँ का है? या 18 का पकड़ो, 17 नहीं पकड़ो। गोदावरी में है सीन, गोदावरी का। हाँ तो कालिया मर्दन 17 नहीं 18 का पकड़ो। तो ये अगर नीलकंठ 4 का हुआ तो 4 का, ये मेरे को 3 साल का बच्चा लगता था, तो ये प्रभाकर होएगा। ये 100 साल पुरानी है, ये वाली तो ये तो 1917 की है। ये वो देखिए आपका दाढ़ी वाला सीन आ गया। सेंसर ने पास कर दिया है सीन। फिल्म मौन है लेकिन बाकी लोग तो मुखर हैं। हाँ? ये चित्र तो मौन है लेकिन जो बैठे हुए ये लोग मुखर हैं। सब चल रही आवाज, सब याद आ जाता है। वो नहीं बोल रही तो ये बोल रही है, कुछ बोल रहा है। तो पुराने जाता उस समय भी थिएटर में बस लोग चुपचाप थोड़ी देखते थे ना, कुछ ना कुछ बोलते थे। वही बात यहाँ। और या वो भी सूत्रधार खड़ा करते थे, वो और साथ में संगीत बजाते थे। इतना निराल है कि देखो बच्चा कितना अच्छा सुंदर है। ये बड़ी बहुत चलती थी ये फिल्में, लोगों को बहुत पसंद आती थी। इसका एक आना टिकट में, जब टिकट चालू हुआ था एक आना, 1 रुपए का 16 आने होते थे जी। आप सुने भी होगे, देखे भी होगे। देखा एल्युमिनियम के आना शुरू हुए थे, आना वाना तो खत्म हो गया था ना। जब ये तुम्हारा नया पैसा चालू किया है तब जाके खत्म हुआ है। कि हरिश्चंद्र जहाँ पर आए थे और जहाँ पर जिस डोम के पास उन्होंने नौकरी की थी, उस डोम का घर भी है यहाँ पर, उस डोम का घर भी है यहाँ पर। आप दशाश्वमेध घाट देख रही हैं? दशाश्वमेध घाट के जब इस तरफ आना शुरू करेंगे आप, तो दशाश्वमेध घाट से बाईं तरफ है मान मंदिर, और मान मंदिर के बगल में एक बड़ा सा घर बना है जिस पर ऊपर 2 शेर लगे हुए हैं, सफ़ेद कलर का है, वो डोमराज का घर है। और जो आदि डोम जो था उनका, जो जहाँ जिसके पास हरिश्चंद्र आए थे, उसका नाम था कालू डोम। और कालू डोम के पास हरिश्चंद्र जब नौकरी करने आए थे, उन्होंने अपने आप को बेच दिया था, उस कालू डोम ने खरीद लिया था हरिश्चंद्र को। तो हरिश्चंद्र के साथ को जो ड्यूटी पे लगाया था उन्होंने, ये हरिश्चंद्र घाट पे। आप उनसे संबंध रखते हैं डोम राजा से? जी हाँ, जरूर। हम लोग सब लोग परिवार ही के हैं। तो अभी कोई हमारे साथ चल सकता है उनके यहाँ? हाँ, ये बोला है ना। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती, पुत्र रोहित, कालू डोम, जब ये लोग स्वर्ग को जाते थे उस समय जो है ये भी डोम राजा भी चले गए स्वर्ग में साथ में उन लोगों। इतना कहानी तो उस पे चित्र पे बना हुआ था। अभी घर पे नहीं है? अच्छा, तो इंतजार कर सकते हैं ना? एक बार पूछ तो ये कि आप कितना देर तक इंतजार करेंगे? ठीक है, आप फ़ोन लगाइए। ठीक है, हम कॉल करते हैं जी। बोलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाहर गए काम से? शहर से बाहर गए? अच्छा, और उनके ब्रदर नहीं है कोई? उनके ब्रदर तो नहीं है। हम लोग को ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी का पता करना था, आपको मालूम है? हाँ
सुना सकते हो यही क्या? राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको नहीं आती है? क्यों? क्योंकि हम लोग किसी से हम लोग को जैसे उतना नॉलेज नहीं है किसी भी बात की। पापा ये कहानी सुनी भी नहीं? राजा तारावती राजा हरिश्चंद्र की कहानी नहीं सुनी? अच्छा एक काम करिए, उनका फोन नंबर दे दीजिए। उनको नंबर नहीं दिया जाता उनका। नंबर देते ही नहीं हो? नहीं। आपने अभी फोन किया ना? हमने फोन किया ना। हाँ। तो हम नहीं बता सकते। क्यों? इसी तरह। पढ़ी नहीं है वो। हाँ? पढ़ी नहीं है। कौन पढ़े नहीं है? दे दो ना नंबर, नंबर दे दो ना। नहीं नहीं नंबर नहीं दे मालूम है। अच्छा ठीक है। आप सोमवार को आ जाइए, संडे को। हाँ? मंडे को। फिल्म बनाने का शुरू हुआ, जिसने शुरू किया पहले आते हैं, उनका नाम रहा दादा साहब फाल्के। वो यहाँ रहते हैं, तो वही हम बड़ा ढूंढते ढूंढते इसको, मतलब कि हमको ये नहीं पता था कि अंग्रेजवाड़े में रहते हैं, हमको ये पता था कि यहाँ कहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ किस सन में रहते थे? 1920 में। ये सब आने के बारे में का ही है। अगल बगल जो है सब आने के बारे का ही हिस्सा है। हाँ बेच दिया है इधर का भी इधर का भी। खाली मैं आगे ही बचा हुआ। उधर मतलब काफी बिक गया है, बस जितने आप लोग आए हैं इतना ही रह गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और 47 और 50 के बीच में आते आते तो तादाद फिर एक पूरा सोसाइटी बन गई। फिर उस समय रोजगार का क्या साधन होता होगा? जो यहाँ पर सरकारी कुछ सरकारी कर्मचारी थे जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेते थे अपनी, कुछ एक रहते थे जो अपना पेशा वगैरह वहाँ पर छोड़ करके यहाँ शुरू करते थे, कुछ एक लोग टीचिंग जॉब करते थे। पर ये फाल्के ने क्या सोचा होगा, क्या रोजगार करूँगा? अब वो तो मुझे नहीं पता, जैसा कि आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो वो नाटक यहाँ लिख रहे थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा था इस उद्योग में आऊँगा, शांति के लिए यहाँ होंगे। एक माँ ने दो भाइयों को बाजार से कुछ लाने को भेजा। दोनों भाई साथ जा रहे थे भीड़ में। बड़े भाई ने छोटे को उसी जगह खड़े रहने को कहा और खुद चला गया। जब बड़ा भाई नहीं लौटा तो छोटा भाई डर के रोने लगा, इधर उधर देखने लगा, आंसू टपकने लगे। उसी का कोई अनजान हम उम्र का उसे देखकर तरस खाया। उसी के कोई प्रांत का था, मतलब महाराष्ट्रन था। उसको लगा कि मेरा महाराष्ट्र का है ये छोटा बच्चा। हाथ पकड़ा और अपने घर ले आया। एक अनजान बच्चे को अपने बेटे के साथ देख उसकी माँ घबराई। किस अनजान को ले आया, पता न क्या मुसीबत लाए। पुलिस का डर, उसके परिवार वाले क्या करेंगे। बेटे को बोला बराबर ठीक उसी जगह पर उसे छोड़ दे जहाँ से लाया था। क्या हुआ बताइए? थोड़ा बहुत है। बताइए। इतना बताओ। समझ में भी आया तुम्हारे? तुमको आएगा? हमको तो समझ में आ गया है। क्या समझ में आया? क्या कंफ्यूजन? तुम बोलो। हेलो हेलो, बता क्या बोला? एक छोटा भाई था, रास्ते में खो गया और ना उसका भाई उसको उल्टा पुल्टा मत लो, बता रहे हैं। तुम बोलो। इसे बताओ। अच्छा बताओ। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई था। फिर तो बड़े भाई ने उसे एक जगह खड़ा कर दिया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। वो कहाँ से जा रहे थे? बाजार से। तो बड़े भाई ने उसको क्यों अकेला छोड़ दिया वहाँ?
अच्छा, फिर क्या हुआ? जब बड़े भाई चले गए तो छोटा भाई थोड़ा घबराया, फिर क्या हुआ? एक और लड़का आया। एक लड़का उसे महाराष्ट्र सम के अपने घर के अपनी माता के पास ले गया। उसके आगे आती नहीं है कि माता ने क्या बोला उस बच्चे को देख के? इसको वापस वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए हो। ये लाया। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तुम ऐसा बच्चा कोई खोया हो, रोता हुआ हो बाजार में, सड़क पे, तुम उसको अपने घर ले जाओगे? हम ले जा सकते हैं। तुम ले जा सकते हो? मम्मी मारेंगे हमको तो। फिर हमारे तो पापा के साथ वहीं पे छोड़ देंगे। हम तो वैसे अकेले बाजार में जाते। तुम खोए कभी बनारस में? नहीं, हम खोए, हम एक बार खोए। कैसे, बताइए? जाली का काम करेंगे, इस जाली के नीचे ऊपर का गेम बंद करो, सिर्फ उस जाली से वहाँ पर लाइट आनी चाहिए, तब वो गली वाला फीलिंग बनेगा। एक जगह का है ना, और उससे एक फ्रेम चाहिए, ये पीछे वाले पे चौखट ऊपर से लाल में एक चौथाई का सिंगल राउंड पे का गेम खेलो, हो जाएगा, है ना, एक साइड का। This is the story of Dada Saheb Phalke and his children while they were living in Varanasi. They're bits and pieces from their memories. Baba Rai never realizes that Prabhakar is no longer following him, and Baba Rai is in his own world, and he reaches his house. He comes to know that it is his brother Mahadev who is dead because of a sunstroke. And that is when he is reminded of Prabhakar, and he thinks of what Prabhakar might be going through. And he turns to look towards Prabhakar, and he sees he is nowhere to be seen. He searches around in that crowd, which is all mourning, but he never sees him. And a sudden surge of panic comes to him, and then he rushes towards and tries to search for Baba Rai everywhere. He does not find him anywhere. मेरे स्वर्ग की मशीन, रास्ता जरा धीरे धीरे छोड़ो, घर की खपलेल गिर जाएगी इस गरीब के सर पर। पर्दा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। हाँ, अब ठीक है, आधुनिक रंगभूमि, धन्य हो, सर सलामत तो है। इस पर्दे में हवेलियां हैं, मंदिर हैं, घर हैं, कैसे जल्दबाजी में गिर रहे हैं। जैसे जोशी भट्ट जी की कुंडली देखकर 9 ग्रहों की दशा एक एक कर दिखाते हैं, वैसे ही स्टेज पर एक एक पर्दा सामने आकर जा रहा है। ओहो, बस कर भैया, हाथों में छाले पड़ जाएंगे। पर्दा नीचे आता है। मुझे चाहिए वो रास्ता, आ गया आखिरी आसमान से जमीन पर। आपटे यांचे लिखाण सुद्धा चांगले होते। आपटे जीने जो लिखा वो भी काफी अच्छा लिखा, पण दादांनी संगीतरावांची भूमिका लिहिताना विषयांतर पहाडाल आणि पुनरुक्ती करून हे नाटक बिघडले। परंतु दादाजी ने किया क्या, संगीतराव की भूमिका लिखते समय विषय से वो भटक गए थोड़ा सा, आणि पुनरुक्ति बार बार एक ही बात को कहना, रिपीट करना, और रिपीटिशन जो है ये सब होने से नाटक जो बिगड़ गया। त्यातील बराचसा भाग असंबद्ध है। इस नाटक में बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो कि असंबद्ध हैं। अगर ये बात उनसे कही भी जाती तो उनको वो बात पसंद नहीं आती। चित्रपटाचे नाटक लिहिताना व लिहिल्यानंतर दादासाहेब त्या संबंधी इतर पुन्हा सहकार्यांशी विचार विनिमय करत असतील असे वाटत नाही। दादासाहेब किसी अपने सहयोगी की मदद लेते हो ऐसा लगता है, मैंने शायद वो किसी की हेल्प नहीं लेते रहे। त्या क्षेत्रातील त्यांची जान वादातीत हो, उनकी जानकारी जो है ये तो किसी प्रकार के संशय से करें, यानी जो कुछ भी उनकी जानकारी जितनी थी वो काफ़ी परिपक्व थी, काफ़ी पक्की थी, सही जानकारी उनकी होती थी। माझ्या मनात इब्सेन वॅगनर सारख्यांना गुरु करून संस्कृत कवींची रूपरेखा सांभाळून दृश्यांच्या बाबतीत
काही और मजा ना सृष्टी करून दाखवायची आहे ही संगीतरावाची पर्यायाने दादासाहेबांनी प्रतिज्ञा। इसमें कहा जा रहा है, संगीतराव जो ये कहता है कि मेरे मन में इब्सेन और वैगनर जैसे गुरु बना करके और संस्कृत कवियों की जो रूपरेखा है उसे चलाते हुए और दृश्यों को और अच्छा करते हुए नाट्य सृष्टि सामने लाना है। तो दरअसल संगीतराव के माध्यम से दिखाई उन्होंने महाराष्ट्र साहित्य जनवरी फरवरी 1922 और नवयुग फरवरी मार्च 1922 दो पत्रिकाओं का नाम दिया है कि महाराष्ट्र साहित्य के फरवरी 1922 का और नवयुग का फरवरी मार्च का या मासिका मधुर नाटकावरील परीक्षण प्रतिनिधिकालय इस पर नाटक का जो परीक्षण था वो छपा प्रतिनिधिकालय में छपा। महाराष्ट्र साहित्यामधील परीक्षणावरील दादासाहेबांच्या प्रतिक्रिया त्या पुस्तकात तो महाराष्ट्र साहित्य के जो रिव्यू जो निकला था, परीक्षण जो रिव्यू था, उसमें दादासाहेब जो प्रतिक्रिया थी उसमें शिवाय त्यांच्या बाळके यांच्या रंगभूमी हा कॅफे त्याचा लेख रंगभूमी हे नाटक इतर रंगांना त्या भारत से वाटणार नाही। उन्होंने लिखा था रंगभूमी जो नाटक है ये थोड़े प्रगतिशील प्रोग्रेसिव और जो बहुत ही हाई थिंकिंग के लोग हैं उन लोग के लिए लिखा गया, इसलिए जो जनसाधारण है शायद उसको इस नाटक से नहीं आएगा। परंतु मेरे नाट्य दर्शन और नाट्य सृष्टि पर उसकी जो यथार्थ टीका टिप्पणी है, जो भी टिप्पणी वो करे उससे गुदगुल्या झाल्या पाहिजे, मन में थोड़ी होनी ही चाहिए। और इसलिए नाटक को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत सुलभ रचना मैंने करने का पूरा प्रयत्न किया आणि माझा हा प्रयत्न ईश कृपेने बराच पूर्ण केलेला आहे और मेरा ये प्रयत्न जो है भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा हुआ है। दादासाहेब ही काशीवास सोडून दीर्घ विश्रांतीनंतर पुन्हा नव्या उमेदीने महाराष्ट्र दाखल झाले और दादासाहेब ने भी अपना काफी प्रभाव छोड़ करके एक नई आशा के साथ में महाराष्ट्र का पदार्पण किया। क्या उनका इरादा क्या था, उनको क्या उम्मीद थी कि ये जो रंगभूमि है इसको रंगमंच पर लाना। और मैंने कंपनी का ये जो कार्य किया वो भारत भूमि की सेवा के लिए मैंने किया, इसमें मैंने अच्छा किया या खराब किया मेरे समझ नहीं आया। मैंने अपने समय का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, ये बात मेरे से अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने ये किया मैंने कल इसलिए किया कि जो भी विलायती लोग एक्सप्रेस करते हैं उससे बेहतरीन ढंग से हम यहाँ कर सकें, ताकि उनके भी मुँह पर एक समाचार कर सकें कि हम लोग इतना बढ़िया कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सारा कुछ एकत्रीकरण किया, परंतु ये सब करके मैंने अपने समय का दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये अभी तक समझ नहीं आया।
पिछली रात मैंने कुछ दुस्वप्न देखे हैं जिनसे चित्त व्याकुल हो रहा है। हरिश्चंद्र, प्रिय, यद्यपि स्त्रियों का स्वभाव सहज ही भीरू होता है, पर तुम तो वीर कन्या, वीर पत्नी और वीर माता हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों? रानी, नाथ, मोह से धीरज जाता रहता है। हरिश्चंद्र, सो गुरुजी से कुछ शांति करने को क्यों नहीं कहलाया? रानी, महाराज, शांति तो गुरुजी ने कर दी है। हरिश्चंद्र, तब क्या चिंता है? शास्त्र और ईश्वर पर विश्वास रखो, सब कल्याण होगा। सदा सर्वदा सहज मंगल साधना करते भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे निरी ईश्वर की इच्छा ही समझ कर संतोष करना चाहिए। राजा, रानी, महाराज, स्वप्न के शुभाशुभ का विचार कुछ महाराजों ने ग्रंथ में रखा है। रानी की बात अनसुनी करके, स्वप्न तो कुछ हमने भी देखा है। चिंतापूर्वक स्मरण करके, हाँ, ये देखो, ये देखा है कि एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने को सब दिव्य महाविद्याओं को खींचता है, और जब मैं स्त्री जानकर उनको बचाने गया हूँ तो वो मुझी से रुष्ट हो गया। फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे मनाया तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य मांगा है। मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया। इतना कहकर अत्यंत व्याकुलता का नाटक करता है। रानी, नाथ, आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गए? हरिश्चंद्र, मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं उस ब्राह्मण को कहाँ पाऊँगा। Curtain falls. Babaraya, Prabhakar and Neelkanth are on the stage. We see letters falling and floating on the stage. They read. In each letter is written, Phalke, come back to cinema. Babaraya, मैं क्या बोलूँ तुझे, स्वदेश के लिए प्राण देने को तैयार हूँ। स्वदेश मतलब मेरा प्राण। मुझे कितनी बार सपनों में आया कि मुझे मूछें आई हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छत पर गांधी टोपी पहन कर खड़ा हूँ, तालियों के बीच भाषण देता हूँ, लोकमान्य मेरी जय जय कर रहे हैं। नीलकंठ, क्यों रे, स्वराज मिलने के बाद कहते हैं कि अंग्रेज़ी पुस्तकों की किटकिट ख़त्म हो जाएगी। मुझे वो स्पेलिंग, वो उच्चार और वो अर्थ, बाबरा, और वो मार, कब वो दिन आएगा, कब ईश्वर प्रसन्न होगा। प्लीज़ ऑन। In the auditorium, great Madan and the biggest name in the industry has come to Kashi to get Phalke back to industry. Phalke, Mr. Madan, I can't come back. I am fed up with the film business. I am not inclined at all to turn again to that path. Take it that I have renounced the film world. We are back to the stage. Phalke as Sangeet Rao. Sangeet Rao. Shabash mere Hercules. Shabash mere Bhimsen. Shabash. जगह बनाओ जगह बना दो। बोलो शंकर भगवान की। साउंड नहीं, ये गूंगी फिल्म है। ये 1913 में बनी है। उस समय आवाज नहीं होती थी। 100 साल हो गए। देखिए, ग्रामीण प्रजा के विनती से राजा शिकार को जाते हैं। जो होता है वो रास्ता कितना बड़ा और लंबा है, स्वच्छ है। इस पर से चलकर कैसे जाऊं? संभाल कर चलना पड़ेगा।
पर अपना नामो निशा रास्ते से जुड़ना नहीं चाहिए। छिपकर चलने की आदत डालनी होगी। पर्दे को इंट्रोड्यूस करने वाले और इस नेचुरल अत्यंत विपरीत सत्य शून्य और वर्थलेस इमिटेशन का दिखावा सीन को भूलकर दिल लगाने वाले दर्शकों माफ़ कीजिए, इस पागल का कसूर माफ़ कीजिए। पागल संगीत, अपने भ्रम में इतना बहको मत, थोड़ा रास्ते पर आओ। आना क्यों पड़े, रास्ते पर ही तो आ गया हूँ और सड़क का रहने वाला न होकर सड़क से 2 कदम दूर हूँ। उस तरफ के फुटपाथ पे कैसे जाया जाए भला? जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के कोने कोने से। अरे रास्ता बदलते समय कालीन यहीं रह गया गलती से। नहीं उठाना ही होगा। घोड़ों के पैरों साथ या किसी मोटर कार के साथ शायद समेटा जाए। जल्दी जल्दी से उठता है। संतोष की बात यह है कि इस रंगभूमि पर मोटर और कार और घोड़े का मतलब बात के बताशे फोड़ना है। कालीन उल्टा करता है। ये उल्टा कालीन यानी एक पत्थर का फर्श मालूम हो सकता है। जब तक सब ठीक नहीं होता, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी एक आत्मकथन कर लूं। मैं कौन हूं? भारतवर्ष की 30 करोड़ आबादी में एक संख्या और जोड़ने वाला एक बाप, एक पत्नी का पति, भारतवर्ष का ऐसा दास जिसने कि मातृभूमि का कर्ज अदा नहीं किया, साहूकारों की इच्छाओं का शिकार व्यक्ति। कभी कभी मैं उन अनुबंधों की प्रकृति को प्रकट करना चाहता हूं जिनके कारण मेरी सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं निरर्थक हो गई। इसे मैं अनिवार्य समझता हूं कि मैं अपने सहयोगी कलाकारों को ये तथ्य उजागर करूं कि हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद कलाकार जो किसी उद्देश्य के दीवाने होते हैं, वे व्यर्थ में अनजाने ही दूरदेशिता के अभाव में फिसल जाते हैं और अंततः धोखा खा जाते हैं। ऐसे अनुबंध वेद हैं या अवैध, वह तो कचहरी में तय होगा, लेकिन मेरे अन्य सहयोगी कलाकारों को मैं हृदय से याद दिलाकर अपने अनुभव से सीख देना चाहता हूँ। कौन है शिकार व्यक्ति? सांसारिक विवेक से हीन एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक ही उद्देश्य का दीवाना है और इस प्रकार अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कौन हूँ मैं? या कदाचित ये सच है कि मैं इस माई की अवधारणा को नहीं जानता। मैंने अपना कुछ भी हो इसका दावा छोड़ दिया। मैंने सुख और दुख की अवधारणा त्याग दी है। उसे ज्ञानी लोगों, ओ कला पारखियों, नए नए सुधारों के सूत्रधारों, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरी कृतियों के प्रति आपकी प्रशंसा ज़रा भी घटी नहीं। आप लोगों की बदौलती में जनता के मनोरंजन के लिए मूक चलचित्र की सुंदर कला को स्थापित कर सका हूँ। लेकिन क्यों नहीं आती मेरी पत्नी मंच के ऊपर? वही तो है जो मुझे मेरे नवजीवन से भर रही है। सांसारिक चिंताओं से त्रस्त मेरे मस्तिष्क को जो शांति प्रदान करती है, वही तो मेरे जीवन के बिखरे सूत्रों को मेल कराती है। वास्तव में वही मेरे सौभाग्य की सर्वश्रेष्ठ कारीगर है। मेरे प्रिय, जब तुमने पर्दे के पीछे से मेरी इतनी मदद की, कृपया तुम मंच पर सामने आओ। मैनेजर की पत्नी: हे ईश्वर, क्या पर्दे के पीछे काम करो तुम्हारा कथन है? इस पर्दे ने सब जगह द्वंद्व खड़ा किया है। महिलाओं के लिए पर्दा, पुरुषों के मामले में विचार और व्यवहार के दोहरे व्यवहार, और यही दोहरापन राजनीति में, देशभक्ति में, घर में, बाहर भी। कुल मिलाकर इस पर्दे ने एक चेहरा भीतर से और एक बाहर से दिखाया। इसी पर्दे ने रहस्यात्मक चीज़ों को छिपाया, गोपनीयता को बढ़ावा दिया, छिपी चीज़ों को उजागर करने में दबाया और गंदगी को इस तरह ढका कि वो लोगों की नज़र न आए। मानवीय स्वभाव भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चतुर होता जा रहा है कि वो बुराई को छिपाए। मुझे इन सब से चिढ़ हो गई है। पर्दा जितना बड़ा होगा, सीधा साधा व्यवहार और सरलता की उतनी ही कमी होती जाएगी। जो आप कहते हैं वो सच है। कौन ऐसा होगा जो ऐसे दोहरे व्यवहार को बनाने वाले पर्दों के खात्मे का विरोध करे? कौन ऐसा है जो सच के युग की पुनर्स्थापना करना न चाहेगा? क्या पर्दों का बहिष्कार अनुचित है? मैं तो कहना चाहूँगा कि शब्द पर्दे को स्वयं को निष्कासित कर देना चाहिए। यहाँ तक कि नाटक में भी या किसी भी मनोरंजन में पर्दे का ज़रा भी प्राधान्यता न होनी चाहिए। मुगल राज के कालों में मुसलमानों ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए उनकी चोटी ख़त्म की। अतः जब मैं पर्दों के खात्मे की आवाज़ उड़ाता हूँ तो ये सारे पर्दों का विरोध नहीं है। रंगमंच पर्दे के खिलाफ तो कतई नहीं। यदि मैं ऐसा करूं, वो उतना ही अव्यवहारिक होगा, जघन्य होगा, अनुपयुक्त होगा, जितना कि मुगल कालीन मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ किया। मोशन पिक्चर की इस कला को, जिसने पिछले 24 वर्षों से प्रबुद्ध जनों का लगातार मनोरंजन करते हुए अपना आपको स्थापित किया,
दोष देने में कोई तुक नहीं है, लेकिन कथा आपको अपने चलचित्र के लिए भी किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यह आपकी गलत धारणा है। सिनेमा में जिसे आप स्क्रीन या पर्दा कहते हैं वो निचली परत है जो दर्शक के दृष्टि भ्रम को बनाए रखती है। जैसे पानी की सतह है जो परावर्तन करती है, क्या उसे पर्दा या स्क्रीन कहेंगे? आईने में हमारा प्रतिबिंब उभरता है, क्या उसे भी पर्दा या स्क्रीन कहेंगे? उसी तरह सिनेमा का यह स्क्रीन वो निचली परत है जो मेरे चलचित्रों के दृष्टिबोध को बांधे रखती है। वो कि पर्दे पर उभरती नाट्य कला अभी नई नहीं है, लेकिन उसने हाव भावों के आकर्षक और बाल सुलभ पवित्रता द्वारा संसार को काबू में ले लिया है।